अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं मनी एंड बैंकिंग MGT 411 के इस लेक्चर में। आज हम MGT 411 के जो GDP डिस्कशन आया हुआ है GDP नंबर 1 2023 के लिए, उसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि GDP जो है उसमें क्या सवाल आया हुआ है, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है और डिस्कशन क्वेश्चन क्या है। GDP जो है मनी एंड बैंकिंग MGT 411 का है। इसकी ड्यू डेट जो है वो 31 मई 2023 है, यानी कि आज जो है 30 है, 30 और 31 आज का दिन पूरा आपके पास है और कल का दिन आपके पास है। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन क्वेश्चन इज टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट बॉन्ड की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ये क्वेश्चन है। डिस्कशन जो हमें दिया गया है उसको देख लेते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस, यानी कि ये बहुत अहम है आपके लिए जानना कि रिलेशनशिप क्या होता है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस के दरमियान, और कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से बॉन्ड प्राइसेस जो है वो चेंज हो रही होती हैं। तो बेस्ट वे जो है इस चीज़ को समझने का वो है बॉन्ड डिमांड और बॉन्ड सप्लाई, यानी कि बॉन्ड की डिमांड और बॉन्ड सप्लाई को अगर आप समझ जाएंगे इक्विलिब्रियम प्राइसेस के ऊपर बॉन्ड मार्केट की, तो आप इस रिलेशनशिप को भी समझ जाएंगे। बॉन्ड की प्राइस जो है वो डिटरमाइन की जाती है डिमांड और सप्लाई के हवाले से मार्केट के अंदर। ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बॉन्ड सप्लाई का रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड दैट पीपल आर विलिंग टू सेल, यानी कि जो अगर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इक्वल रहें तो बॉन्ड की जो सप्लाई का कर्व है वो डिपेंड कर रहा होता है प्राइस के ऊपर और क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड के ऊपर, जो एक इन्वेस्टर है या कोई कंपनी है वो विलिंग कर रही होती है सेल के ऊपर। सिमिलरली बॉन्ड सप्लाई का रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड एंड द इन्वेस्टमेंट डिमांड, यानी कि इसी तरीके से बॉन्ड के डिमांड कर्व जो है वो रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड जो इन्वेस्टर खरीदने के लिए डिमांड कर रहा होता है। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड एंड सप्लाई बॉन्ड प्राइस एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड एंड डिमांड ऑफ द बॉन्ड, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बॉन्ड की क्वांटिटी के ऊपर और उसकी सप्लाईज के ऊपर। इसी तरीके से इन्वर्स रिलेशनशिप होता है बॉन्ड की प्राइस के ऊपर और क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड के ऊपर। अब क्वेश्चन को इतनी डिटेल में बताने की क्या ज़रूरत होती है। देखें, आप MCQs कर रहे हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि सवाल को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते, डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो अभी भी अगर कुछ लोग बोर हो रहे हैं तो वो डायरेक्टली इस वीडियो को आगे बढ़ा के सोल्यूशन पर मूव कर सकते हैं, या जो समझना चाहते हैं इस टॉपिक को कि अगर ये ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में या इससे रिलेटेड MCQs आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकें, तो वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो जो सवाल हमसे पूछे गए नंबर 1 पे हम उससे वो पूछ रहे हैं कि व्हाट पॉसिबल रीज़न डू यू थिंक फॉर दिस डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है। ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने स्लाइड्स के ऊपर दिए हुए हैं, तो वहाँ पे हम इनको क्वेश्चन को भी देखेंगे और साथ साथ इसके आंसर को भी देखेंगे, तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम अपनी स्लाइड्स की जानिब मूव करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं स्लाइड्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमें यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें हमें पॉसिबल रीज़न बताने हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप बॉन्ड प्राइसेस और सप्लाई ऑफ बॉन्ड के दरमियान, लेकिन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। यानी कि अगर इन्वेस्टर की नज़र से आप देखें तो क्या रिलेशनशिप बनता है बॉन्ड प्राइसेस और सप्लाई ऑफ बॉन्ड के दरमियान। तो यहाँ पे देखें, जब हायर बॉन्ड प्राइसेस होंगी तो ये सप्लायर को, जो इन्वेस्टर है, उसको अट्रैक्ट कर रही होंगी कि अगर हायर बॉन्ड प्राइसेस हैं तो आपको जो है इससे गेन भी अच्छा मिल सकता है। तो इन्वेस्टर जो है वो अपने बॉन्ड अगर सेल करेगा जबकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगी बॉन्ड की, तो उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इन्वेस्टर जो है वो सप्लाई इंक्रीज़ कर सकता है बॉन्ड की जब जो है प्राइस बहुत ज़्यादा हो, और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता है। थर्ड रीज़न जो है वो यहाँ पर ये है कि ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये इन्फ्लुएंस करता है इन्वेस्टर के डिज़ायर को कि वो कैपिटलाइज करे और फेवरेबल मार्केट कंडीशन के ऊपर। ये यानी कि अब आप इस पॉइंट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब प्राइजेज़ जो हैं वो उसकी हाई हैं, बॉन्ड्स की जब प्राइसेस जो हैं वो हाई हैं, तो उससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ बॉन्ड की भी वो जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो इन्वेस्टर क्या करेगा कि उसके पास जो बॉन्ड पड़े हुए होंगे उसको जो है वो सेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि फेवरेबल मार्केट कंडीशन है किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि बॉन्ड की प्राइसेस हाई हैं। जो बॉन्ड उन्होंने ख़रीदे थे कम प्राइसेस के ऊपर, अब वो बेच सकते हैं बड़े प्राइसेस के ऊपर और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स को आप अपने अल्फाज में या मज़ीद गूगल पे सर्च करके आप लिख सकते हैं। पहला प्राइसेस हो गया कि हायर बॉन्ड प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के बायस होते हैं इन्वेस्टर के लिए। दूसरा, इन्वेस्टर जो है वो सप्लाई बढ़ा सकते हैं और एडवांटेज ले सकते हैं मार्केट के ऊपर। और तीसरा जो है वो इन्वेस्टर ने जो कैपिटल लगाया था बॉन्ड ख़रीदने के ऊपर, अब मार्केट की ऐसी फेवरेबल कंडीशन है कि वो उन बॉन्ड्स को सेल करके मार्केट में इस फेवरेबल कंडीशन का फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, पॉसिबल रीज़न फॉर
सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पॉसिबल रीज़न फॉर द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द बॉन्ड फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। देखें पहले हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कि इन्वेस्टर क्या कर रहा होता है, अब हम आ गए कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। अब कंपनीज में क्या होता है, हायर बॉन्ड प्राइजेस अलाउ कंपनी टू रेज कैपिटल बाय इशूइंग बॉन्ड एट हायर प्राइजेस। यानी कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने डेप्ट इकट्ठा कर रही होती हैं, कैसे करती हैं, वो स्टॉक्स वगैरह इशू कर रही होती हैं और वो उसके साथ साथ बॉन्ड्स भी इशू कर रही होती हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का आपको इजीली समझ में आ जाता है, तो स्टॉक्स जो है वो कंपनीज इशू करती हैं प्राइमरी मार्केट में, फिर वो कुछ लोग ख़रीदते हैं एंड देन वो सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल करते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में जो लोग कंपनी से वो बॉन्ड्स ख़रीदते हैं वो कंपनी के पास पैसा आ जाता है और उसको वो इन्वेस्ट करके मज़ीद प्रोजेक्ट्स वगैरह में बनाती है। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है बॉन्ड्स के ऊपर। जब वो देखते हैं कि बॉन्ड्स के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं तो इन्वेस्टर सेल्स कर रहे होते हैं, तो कंपनीज़ क्या करती हैं, उस टाइम पर बॉन्ड्स इशू करती हैं। अब एक मिसाल ले लें कि एक कंपनी ने जो है वो 100 बॉन्ड्स इशू की है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, अभी हम मई का महीना चल रहा है, तो हम देख लेते हैं कि अप्रैल के अंदर या और पीछे चले जाएं आप, जनवरी के अंदर एक कंपनी ने जो है वो 100 बॉन्ड इशू किया और कैपिटल रेस किया और उसको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्ट कर दिया। अब कंपनी ने ये देखा कि कंपनीज़ में जो फंड मैनेजर होते हैं या फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उसमें एक सर्टेन पोजीशंस ये भी होती हैं जो इन सारी चीज़ों को टेक ओवर कर रहे होते हैं। उन्होंने देखा कि यार बॉन्ड मार्केट बहुत ज़्यादा जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, एडिशनल बॉन्ड्स जो हैं वो इशू कर दिए। यानी कि जो उन्होंने स्टॉक मार्केट में जाके स्टॉक्स को इशू करना था, अब उन्होंने देखा कि हम यहाँ से अच्छा कैपिटल रेज कर सकते हैं, तो उन्होंने एडिशनल बॉन्ड इशू कर दिए क्योंकि बॉन्ड्स की प्राइजेस बहुत ज़्यादा थी और इससे उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए कैपिटल रेज कर दिया और हायर प्राइजेस पे बॉन्ड इशू किए एज़ कम्पेयर टू जनवरी जो उन्होंने 100 इशू किए थे, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आ गया कि कंपनीज जो है वो एडिशनल बॉन्ड इशू कर सकती हैं जबकि बॉन्ड की प्राइजेस ज़्यादा हो और एक अच्छा खासा कैपिटल उससे इकट्ठा कर सकती हैं और उसको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकती हैं। कंपनीज कैन सिक्योर मोर फंड फ्रॉम इन्वेस्टर व्हेन बॉन्ड प्राइसेस इंक्रीजेज। अब बहुत से इन्वेस्टर्स क्या कर रहे होते हैं कि बॉन्ड्स को जो है वो सेल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं कि उनके पास बॉन्ड्स नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि बॉन्ड्स उस टाइम ख़रीद लेते हैं ताकि वो आगे सेल कर सकें। कंपनीज में इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द बॉन्ड दे इशू टू टेक एडवांटेज ऑफ द हायर प्राइस एंड लोअर बोरोइंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इंक्रीजेज बॉन्ड प्राइसेस। अब वो क्या करती हैं कंपनीज जो है वो बॉन्ड्स की सप्लाई को जो है वो बढ़ा देती हैं। इससे क्या होता है कि वो एडवांटेज हासिल कर रही होती हैं कि हायर प्राइसेस हमें मिल जाएं और इसके साथ जो कॉस्ट है जो उनको उस पर प्रॉफिट देना पड़ेगा वो भी कम देना पड़ेगा। एक तो उनको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे और उसके बाद जो उनको बॉन्ड को पैसे हैं वो कम देने पड़ेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। थर्ड पे हमारा आ जाए, इम्पैक्ट ऑफ रियल इस्टेट मार्केट डाउनफॉल ऑन बॉन्ड डिमांड एंड बॉन्ड प्राइजेस। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अगर रियल इस्टेट मार्केट जो है, प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो डाउनफॉल होता है तो उससे डिमांड पे बॉन्ड की क्या असर पड़ेगा और उसकी प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा। देखें एक इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा सेफ़र इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है। अगर हम दूसरे पॉइंट से स्टार्ट करें आपको इजीली समझ में आ जाएगा, फिर हम पॉइंट 1 पे आते हैं। अगर एक इन्वेस्टर जो है वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के ऊपर देख रहा था, अगर आप भी पैसे कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि मेरे पैसे सेफ़ रहें और मुझे प्रॉफिट भी अच्छा मिले, तो वो क्या करता है, बॉन्ड पे कर रहा होता है, रियल इस्टेट पे कर रहा होता है। लेकिन अगर रियल इस्टेट मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है तो वो अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अल्टरनेटिव में स्टॉक्स हैं और बॉन्ड्स हैं, और जब वो देख रहे होंगे कि बॉन्ड्स में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो वो बॉन्ड पे इन्वेस्ट करेंगे। आ रियल इस्टेट मार्केट डिक्लाइन में लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस फॉर इन्वेस्टर रिड्यूसिंग देयर अवेलेबल फंड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब क्या होगा कि जब रियल इस्टेट मार्केट डिक्लाइन होगी तो उनको लॉस होगा इन्वेस्टर को। तो इन्वेस्टर क्या करेगा कि इससे पहले बहुत ज़्यादा लॉस हो वो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ देखेगा कि इस टाइम अगर मैंने 1 लाख रुपये प्रॉपर्टी में लगाए हुए हैं और अब जो प्रॉपर्टी वो 1,10,000 की होने की बजाय 95,000 की होगी, तो वो क्या करेगा, 95,000 का अमाउंट वहाँ से निकालेगा और उसको बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देगा और 5,000 अपने वहाँ से कवर कर लेगा, प्लस उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। ऐसी वो केस स्टडी करेगा और वहाँ से पैसे उठा के वहाँ इन्वेस्ट कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की ऐसी है कि मज़ीद प्रॉपर्टी के प्राइस नीचे जाएंगे और बॉन्ड जो हैं वो ऊपर जाएंगे, तो वो बॉन्ड की तरफ चले जाएगा। इंक्रीज डिमांड फॉर बॉन्ड कैन ड्राइव अप बॉन्ड प्राइसेस, लोअर इंटरेस्ट रेट विच कैन अकर ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउनटर्न कैन फर्दर इंक्रीजेज बॉन्ड एंड डिमांड एंड प्राइसेस। अब इसमें क्या होता है, देखें इस टाइम जो है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक मिसाल ले लें कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब ना हो लेकिन ख़राब हो रही हो, तो उसमें कंट्री क्या करती है, उसमें कंट्री ये करती है कि अपनी जो फिस्कल पॉलिसी है उसको रीडिज़ाइन करती है, उसको रिवाइज़ करती है। और उसमें क्या सबसे पहला स्टेप क्या निकल के आता है कि स्टेट बैंक जो है वो
इंटरेस्ट रेट है उसको डाउन करता है। जब इंटरेस्ट रेट डाउन होता है इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है कि बॉन्ड की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी प्राइजेस भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो अच्छा इन्वेस्टर क्या होता है, जो कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है और इधर उधर इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो एक्सपीरियंस के साथ वो इस चीज़ को नोटिस कर रहा होता है कि इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो रही है। अब क्या होगा कि प्रॉपर्टी के प्राइस डाउन जाएंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बॉन्ड के प्राइसेस अब अपवर्ड होंगे। तो वो क्या करेगा, इकोनॉमिक प्रॉपर्टी से पैसा निकाल के अपना बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर देगा और उससे ज़्यादा प्रॉफिट बना लेगा। तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, इनको आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि पहले पे कि रियल मार्केट का डिक्लाइन की वजह से इन्वेस्टर को लॉस हो सकता है, इसलिए वो अपने फंड वहाँ से निकाल के बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। दूसरा क्या होगा, इन्वेस्टर जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, इस वजह से रियल इस्टेट मार्केट जो है वो सेफ नहीं रही तो वो बॉन्ड्स की तरफ जाएगा। तीसरा क्या है कि जब बॉन्ड की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो बॉन्ड की प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर इंटरेस्ट इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से प्रॉपर्टी के रेट नीचे जा रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट चांसेस हैं कि लो हो जाएं। जब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में लो हो जाएंगे तो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फ़ायदा होगा इन्वेस्टर को, इसलिए वो जो है वो इन्वेस्ट करेगा। तो आप इस वीडियो को 2-3 दफ़ा सुने, पॉइंट नोट आउट करें, बुलेट पॉइंट्स में बनाएं और उसको लिख दें थोड़ी डिटेल में, तो इजीली आपकी जीडीपी सॉल्व हो जाएगी। लास्ट एंड चौथा क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन बॉन्ड रिस्किनेस ऑन बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट, कि जब बॉन्ड से एसोसिएटेड रिस्क जो है, अब देखें हर इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क होता है। स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया, स्टॉक जो है वो उस टाइम किसी कंपनी का शेयर जो था वो 100 रुपीज़ पे था, तो वो 90 पे भी आ सकता है, 50 पे आ सकता है। आप न्यूज़ सुनते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई, इन्वेस्टर्स के इतने पैसे डूब गए, इस तरीके से मसले हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसी तरीके से बॉन्ड के साथ भी रिस्क एसोसिएट होता है, इवन के हर किस्म की इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिस्क जो है वो एसोसिएट होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसकी हम बात कर रहे हैं। इंक्रीज रिस्क ने लीड टू डिक्रीज डिमांड फॉर बॉन्ड्स एज इन्वेस्टर बिकम लेस विलिंगनेस टू बाय। जब इन बॉन्ड के साथ एसोसिएट रिस्क बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टर क्या करेगा, उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और वो बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेगा और उसको ख़रीदना नहीं चाहेगा। इन्वेस्टर में डिमांड है हायर रिटर्न टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज रिस्क। अब इन्वेस्टर क्या करेगा कि वो जो कंपनीज इशू बॉन्ड कर रही होंगी उनको बोलेगा कि भाई आप जो है वो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो मुझे ज़्यादा दें, इसके ऊपर मुझे यील्ड ज़्यादा हो, ताकि वो इंटरेस्ट रेट मुझे ज़्यादा देंगे, ऑफर करेंगे आप। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो लॉस होने का डर है उसको मैं कंपनसेट कर पाऊँगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो कंपनीज जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वो तो अपना इंटरेस्ट रेट अपने बॉन्ड पे बढ़ा के इन्वेस्टर को इशू कर देंगे और ऑफ़र कर देंगे, लेकिन वो कंपनीज जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है वो ये नहीं कर पाएंगी, और उससे क्या होगा कि बॉन्ड की प्राइसेस भी गिरेंगी और उसकी डिमांड भी गिरेगी। और डिक्रीज डिमांड पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन बॉन्ड प्राइसेस, और डिक्रीज डिमांड जो है उसकी वजह से डाउनवर्ड प्रेशर आएगा बॉन्ड की प्राइसेस के ऊपर। बॉन्ड इशूअर मट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड कंपनसेट फॉर द हायर रिस्क। ये बात हम कर चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट बॉन्ड इशूअर को बढ़ाना चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली एन इंक्रीज इन बॉन्ड रिस्क रिजल्ट इन डिक्रीज इन बॉन्ड प्राइस एंड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। अब इससे क्या होगा कि इंक्रीज जैसे जैसे रिस्क जो है वो बॉन्ड से एसोसिएट बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड की प्राइसेस जो है वो कम होती जाएंगी और इंक्रीज जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा और इन्वेस्टर को जो है इसमें लॉस होगा, इसलिए इन्वेस्टर जो है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी स्लाइड्स देखने के बाद आप इजीली जो है वो अपना जीडीपी का सोल्यूशन बना लेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई करेक्शन हम कर सकते हैं तो भी हम बताएं। आपकी सजेशन जो है हमेशा हम वेलकम करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।